तो फर्स्टली देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। ओके फ्रेंड्स, एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। जब तक दो पर्सन नहीं आएंगे एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है? अगर एक्स और वाई जब तक मिल के प्रोमिसर और प्रोमिसी जब तक नहीं आएंगे, ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होगा, तो एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? इसलिए मेरा ये सबसे पहला पॉइंट है, एग्रीमेंट बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, सपोज मैं और आपका नाम सुनील, मेरा नाम अनिल। अगर अनिल सुनील जब तक आपस में नहीं आएंगे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है? ठीक है। दूसरा रिक्वायरमेंट है फ्री कंसेंट। नाउ व्हाट इज फ्री कंसेंट फ्रेंड? फ्री कंसेंट मतलब आपका टोटल सपोर्ट। आप क्लियरली माइंड से सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट सही है, मैं इसको अपने पूरे होश और आवाज में करने वाला हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सपोज मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, धनराज एंड सपोज यू और सुनील। तो मेरे धनराज और सुनील के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होता है एक लैंड का। ठीक है, ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट, आपका ज़मीन है, मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे आपका ज़मीन चाहिए 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ में आपका ज़मीन चाहिए। ठीक है, तो आप बोलते हो नहीं मेरा ज़मीन का रेट है 3 लाख। तो मैं बोलता हूँ नहीं मुझे 2 लाख में चाहिए 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 चाहिए। तुम बोलते हो नहीं मैं दूंगा, नहीं मैं नहीं दूंगा। मैं अपना बंदूक निकालता हूँ और आपके सर पे रखता हूँ। ठीक है, आपके सर पे रखता हूँ और आप बोलते हो ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या यहाँ पे आपका फ्री कंसेंट था? आप टोटल सपोर्टेड थे अपना कॉन्ट्रैक्ट से? नहीं, मुझे मन नहीं था। 2 लैक्स पे मेरा कंसिडरेशन नहीं था, मेरा कंसिडरेशन 3 लैक्स का था। तो आपका यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं था। नाउ दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक। ओके, फ्री कंसेंट होना बहुत जरूरी। जब तक अगर फ्री कंसेंट नहीं रहेगा एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता है। Okay friends, now the third one is lawful consideration. Now what is consideration my friends? Something in return is consideration। बस कुछ के बदले में कुछ आपको मिल रहा है, उसी को कंसिडरेशन कह रहे हैं। लैंड के बदले में अगर आपको पैसा मिल रहा है तो आपके लिए पैसा कंसिडरेशन है और मेरे लिए जमीन कंसिडरेशन। ठीक है, तो कंसिडरेशन, हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। जिस भी चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके बदले में जो कंसिडरेशन हो रहा है वो इलीगल नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, इलीगल नहीं होना चाहिए, हमेशा लॉफुल। लॉ के नज़र में वो एक लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए। मनी का कंसिडरेशन हो रहा है आपको, ठीक है, तो मनी एक लीगल चीज़ है। लेकिन अगर उस मनी के बदले में गन का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो गन मेरे लिए जो कंसिडरेशन है, ठीक है फ्रेंड्स, समझे बात को। आप मुझे गन दे रहे हो तो मेरे लिए गन कंसिडरेशन है, और मैं आपको गन के बदले में पैसा दे रहा हूँ तो आपके लिए पैसा कंसिडरेशन। ठीक है, तो गन इज एन इलीगल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। इसीलिए हमेशा कंसिडरेशन जो होना चाहिए वो एक लॉफुल होना चाहिए, लॉ की नज़र में वो एक सही सामान होना चाहिए। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, नंबर 4 रिक्वायरमेंट। याद रहे फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ये सारे रिक्वायरमेंट्स अगर रहेंगे तभी उससे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। अगर इन रिक्वायरमेंट्स में से एक भी रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं होता तो फिर उसे हम क्या कह देंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्रीमेंट नहीं कहेंगे। एग्रीमेंट अगर कहते हैं तो वो तो इन्फोर्स ही नहीं हुआ। यहाँ पे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का बात हो रहा है ना। तो अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक भी रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं होंगे तो फिर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट उसको टैग दे दिया जाएगा। ठीक है, कमिंग ऑन टू आवर 4th पॉइंट, पार्टीज आर कंपिटेंट। 4th पॉइंट है हमारा, पार्टीज आर कंपिटेंट। भैया आप किससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ये भी तो देखना जरूरी है। लॉ के नज़र में क्या वो एक लीगल पर्सन है कि नहीं? पार्टीज आर कंपिटेंट मतलब जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो क्या वो केपेबल है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? केपेबल। ठीक है, माइंड माई फ्रेंड्स, केपेबल मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। केपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, क्या वो एक ड्रंकन साउंड पर्सन तो नहीं है, ड्रंकन माइंड पर्सन नहीं है। किसी को भी आप दारू पिला दिए, उससे ज़बरदस्ती आप दारू पिला के नशे में आप कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हो। 10 लाख का ज़मीन आप 1 लाख में भी उससे साइन करवा सकते हो, उससे दारू पिला के। ठीक है, तो ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सबसे बड़ा एक और है, अगर वो 18 ईयर्स से नीचे का पर्सन है, एक टीनेजर है, 13, 14, 15, 16, 17 तक है, तो आप उससे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। 3rd पर्सन है, अगर वो एलियन एनिमी है, अगर वो ऐसा देश का दुश्मन है जो हमारा देश का दुश्मन है। ठीक है, अगर वो एक इनसाउंड माइंड पर्सन है, इनसाउंड माइंड मतलब पागल पर्सन है। ठीक है, उसे रह रह के दौर आता है, होता है, बहुत सारे ऐसे पर्सन भी होते हैं जिसको रह रह के इनसाउंड
उसको उस समय के लिए कुछ होश नहीं रहेगा। जैसे तेरे नाम में आपने सलमान खान को देखा, हमारे सल्लू भाई को, वो कुछ समय के लिए मतलब हल्का इन साउंड माइंड हो जाते हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आता उसके आसपास हो क्या रहा है, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ पर्सन यू कांट डू एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद दिस टाइप ऑफ पर्सन, ओके। सो इफ यू डू दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद दीज ऑल टाइप्स ऑफ पर्सन, 18 ईयर्स से बिलो के पर्सन से अगर आप करते हो, टॉक्सिकेटेड पर्सन से मतलब जो अल्कोहल बियर बेवरेज जो पिया हुआ रहता है, इन साउंड माइंड, कोई भी प्रिजनर से जिसके ऊपर कोई केस चल रहा है इंडिया में लॉ की नज़र से, ठीक है, तो इन सारे पर्सन से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो लीगली। अगर आप करते हो तो दीज ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी टैग्ड एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर करोगे तो फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। इनके अलावा एक नॉर्मल पर्सन से आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है जो एक पूरे होश और हवास में रहता है, ठीक है, ना कि एक ड्रंकन माइंड पर्सन से, एक इनसाउंड माइंड पर्सन से, किसी भी एनिमी से नहीं करना है। 18 ईयर्स से बिलो के पर्सन से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दिस आर द रिक्वायरमेंट्स, यू विल हैव टू फुलफिल दिस फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ओके। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के मतलब यहाँ पे हो रहा है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है। जो कि डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है मतलब वो एक तरह से मुजरिम है, ठीक है, जिसके ऊपर केस चल रहा है, किसी टाइप का लॉ के ऊपर उसकी तरफ केस चल रहा है, तो आप एक मुजरिम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। दिस इज इलीगल। नाउ व्हाट डज द फिफ्थ पॉइंट सेज, लेट्स सी, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारा फिफ्थ रिक्वायरमेंट्स क्या कहता है, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सर तो ये तो वर्ड से ही समझ में आ रहा, जो ऑब्जेक्ट का कंसिडरेशन या कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, जिस भी ऑब्जेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। तो सर लॉफुल कंसिडरेशन और लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या मतलब है? फ्रेंड्स, वहाँ पे मैंने कंसिडरेशन का बात किया, कंसिडरेशन में जो आपको मिल रहा है वो लीगल होना चाहिए, और यहाँ पे जिस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो लीगल होना चाहिए। सपोज मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया लैंड का, तो क्या लैंड इलीगल है या लीगल है? सर ये तो लीगल है, बहुत सारे पर्सन, करोड़ों पर्सन रोज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लैंड का। तो फ्रेंड्स ठीक है, ये तो मैंने एक पॉजिटिव एग्जांपल लिया। अगर मैं वहीं आपसे एक गन का करूं कॉन्ट्रैक्ट, तो गन क्या इलीगल है या लीगल है? तो भैया ये तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। इसीलिए अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आप लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट का आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगल होना चाहिए, लॉफुल लीगली वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए लॉ के नज़र में, ठीक है। प्रॉमिस करो मुझसे कभी भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट करोगे, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। तो फिफ्थ पॉइंट यही कहता है, जिस भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे भी हो रहा तो उसका जो भी ऑब्जेक्ट, जिस भी चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा वो लीगल होना चाहिए, ठीक है। अगर वो लीगल नहीं रहेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। एंड ऑल्सो द कंसिडरेशन, जिसका कंसिडरेशन हो रहा है उसके बदले में जो कंसिडरेशन मिल रहा है, ये मैं थर्ड पॉइंट से रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। उस लीगल ऑब्जेक्ट के बदले में जो भी कंसिडरेशन भी आपको मिल रहा है वो भी लीगल रहना चाहिए और लॉफुल रहना चाहिए। दिस इज व्हाट द फिफ्थ पॉइंट एक्सप्लेन्स क्लियरली, ओके। सो आई होप फर्स्ट 5 रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर इन योर माइंड, क्रिस्टल क्लियर एकदम रहना चाहिए विथ एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझा दिया। तो फर्स्ट पॉइंट आई थिंक it is remaining 4 principles. I'm going to discuss it in my second part of section 10 explanation video. तो सेकंड पार्ट ज़रूर देखें और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आएगा ऑल द 9 रिक्वायरमेंट्स, ओके। CMA फाउंडेशन स्टूडेंट को ज़रूर से आप शेयर कर दें ये वीडियो, उनको भी सेक्शन 10 पूरा क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, पूरा क्लियर। लॉ को तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा विथ एग्जाम्पल, इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू, ठीक है। अदरवाइज अगर आप एग्जाम्पल नहीं समझ पाओगे और सिर्फ डेफिनेशन आप रटोगे तो आपको क्लियर नहीं हो। कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करवा सकता हूँ विथ एग्जाम्पल, विद इन सेकेंड फ्रेंड्स, ओके, विद इन सेकेंड्स। एग्जाम्पल्स मेरा इतना ईजी रहेगा, आपको क्लियरली समझ में आएगा फ्रेंड्स, ओके। तो अगर एक बार फिर से अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे हमारी न्यू वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और मॉक टेस्ट पेपर अगर आपने नहीं दिया है, मॉक टेस्ट पेपर जो कि ICMAI ने इशू किया था बहुत पहले, 2-3 वीक्स हो गए, ठीक है, तो उसको एक बार ज़रूर रिवीजन कर ले, 2 से 3 टाइम्स रिवीजन कर ले सारे सब्जेक्ट को। लॉ को अगर कर ले, अगर वहाँ पे कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे वो क्वेश्चन सेंड करें, मैं आपको क्लियरली आंसर बताऊँगा, ठीक है, विथ एग्जाम्पल्स। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, टेक केयर।